दोस्तों कैसे हैं आप सब? बढ़िया। इस वीडियो में हम 4 चैप्टर को मेनली डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि जो ये 4 चैप्टर हैं ये हमारे प्रॉप के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट बनवाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। और ये पीजी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि पीजी के लिए सब इम्पॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। हीमोडायनेमिक्स, माइक्रो सर्कुलेशन, द लिम्फेटिक सिस्टम और द वेनस सिस्टम हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इनकी सब कॉन्सेप्ट निकालेंगे पूरा, बस केवल हमको कॉन्सेप्ट निकालना है। कुछ चीज़ें याद करने वाली जो याद करेंगे। देखो, कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे क्रिटिकल क्लोजिंग प्रेशर क्या है। आखिर क्रिटिकल क्लोजिंग प्रेशर क्या है, या क्या है? द ब्लड प्रेशर बिलो व्हिच द विसल कोलैप्स एंड ब्लड फ्लो सीजेज। तो ब्लड विसल कोलैप्स हो जाए, ब्लड फ्लो सीज हो जाए, उस क्रिटिकल क्लोजिंग प्रेशर को, उसे क्या कहेंगे? क्रिटिकल क्लोजिंग प्रेशर। जिस प्रेशर के नीचे ब्लड वेसल कोलैप्स हो जाए या ब्लड फ्लो सीजेज हो जाए, उसे क्या कहेंगे? क्रिटिकल क्लोजिंग प्रेशर कहेंगे। टोटल पेरीफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। टोटल पेरीफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ द इंटायर सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये रेजिस्टेंस होता है ऑफ द इंटायर सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या कहलाएगा? टोटल पेरीफेरल रेजिस्टेंस कहलाएगा। देखो ये क्या है, एक ब्लड वेसल्स है P1 P2, यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर P2 है। एक क्या कहलाएगा? प्रेशर ग्रेडियंट। और इसमें बहुत सारा रेजिस्टेंस होगा, और ये ब्लड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो इसका जो फार्मूला आएगा क्या आएगा? एफ बराबर क्या आएगा? डेल्टा पी अपान आर। क्या आएगा? डेल्टा पी अपान आर। एफ क्या है? ब्लड फ्लो है, एफ है ब्लड फ्लो, डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस है, या कह दो प्रेशर ग्रेडियंट है, और आर क्या है? रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द विसल है टू द ब्लड फ्लो। हम ब्लड फ्लो के बारे में देखते हैं। ब्लड फ्लो जो होता है, देखो इसको नापते हैं मिलीलीटर, ml पर मिनट या लीटर पर मिनट में। ml पर मिनट या लीटर पर मिनट में नापते हैं। जनरली 5000 ml पर मिनट होता है। जनरली कितना है? 5000 ml पर मिनट होता है। लैमिनार फ्लो ऑफ ब्लड कब हो कहेंगे? जब ब्लड फ्लो कर रहा हो एट द स्टडी रेट थ्रू ए लॉन्ग स्मूथ ब्लड वेसल्स। अब हम देखते हैं पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल ड्यूरिंग लैमिनार फ्लो। वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द सेंटर ऑफ द वेसल इज फार ग्रेटर देन दैट टुवर्ड द आउटर रीज। इसको डायग्राम में देखते हैं। आउटर रीज पे ज़्यादा नहीं होता है, सेंटर पे फॉलो होता है। देखो ये डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम ए क्या है कि 2 फ्लूइड्स है, वन डाइड रेड एंड अदर क्लियर। अदर क्या है? क्लियर है। 2 फ्लूइड के बारे में दिखाया गया है। ये बी क्या है? द सेम फ्लूइड 1 सेकेंड आफ्टर फ्लो बेगिंस। तो फ्लूइड जो ब्लड फ्लो होगा वो कुछ ऐसा होगा, इसमें कुछ, यानी कि जो वाटर फ्लो होता है तो कैसे होता है? जैसे सरफेस है तो वाटर फ्लो ऐसे होता है, मतलब ये ज़्यादा है, ज़्यादा से कम होता जाता है ना वाटर फ्लो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें सेंटर में बल्क दिखाई पड़ेगा, सेंटर में, ना आगे ना नीचे ना ऊपर, पेरी फेरी पे नहीं होगा, सेंटर में होगा। ये हो गया। और इसमें क्या होगा? लैमिनार फ्लो है। ये वाला फ्लूइड सबसे ज़्यादा मूवमेंट है इसका, बीच वाले का, उसके बाद में किनारे वाले का कम होता जा रहा है, क्योंकि जो एंडोथेलियम होगी ये तुम्हारा हल्का अट्रैक्ट भी करेंगी ब्लड को, तो दोनों तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए दोनों तरफ क्या हो रहा है? कम फ्लो हो रहा है, जबकि बीच वाले का सबसे ज़्यादा होगा फ्लो। तो जो ब्लड फ्लो करता है ऐसे फ्लो करता है। और ये दूसरा, ये टर्बुलेंट फ्लो है, यानी कि कोई सीमित डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में, कई डायरेक्शन में मूव कर रहा है ब्लड, तो ये क्या हो गया? टर्बुलेंट फ्लो। देखो टर्बुलेंस फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंस को हम नापने के लिए किसके रेनाल्ड नंबर का यूज करते हैं। रेनाल्ड नंबर का जो फार्मूला होता है RE=ρ अपान ईटा होता है। ईटा क्या है? विस्कोसिटी है, बी वेलोसिटी है, डी डिस्टेंस है, और रो क्या है? डेंसिटी है। अब ईटा क्या है? विस्कोसिटी है, यानी कि रेनाल्ड नंबर ज़्यादा तो विस्कोसिटी कम, विस्कोसिटी कम तो रेनाल्ड नंबर ज़्यादा, यानी कि विस्कोसिटी होनी चाहिए। तो क्या देखो ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लो। टर्बुलेंट फ्लो मीन्स दैट द ब्लड फ्लोज क्रॉस वाइज इन द वेसल एंड अलोंग द वेसल, यूजली फार्मिंग व्हर्ल इन द ब्लड कॉल्ड ईडी करंट। तो इसमें ईडी करंट बनेगा, टर्बुलेंट फ्लो में ईडी करंट बनता है। ये कुछ बात हो गया। जनरल कुछ डाटा है, जैसे कि रेनाल्ड नंबर राइजेज अबव 200 से 400, टर्बुलेंट फ्लो विल अकर एट सम ब्रांचेस ऑफ वेसल बट विल डाई आउट अलॉन्ग द स्मूथ पोर्शन ऑफ द वेसल। 200 से 400 रेनाल्ड नंबर होगा तो टर्बुलेंस फ्लो कुछ इस ब्रांचेज में दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा अलॉन्ग द स्मूथ पोर्शन ऑफ द वेसल में। रेनाल्ड नंबर अगर 2000
तक होगा। तो टर्बुलेंस विल यूजुअली अकर इवन इन स्ट्रेट स्मूथ विसल, तो चाहे सीधी रखी होगी, सीधी होगी जो विसल, उसमें भी टर्बुलेंस होगा अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 होगा तो। रेनॉल्ड नंबर ऑफ फॉर फ्लो इन द वैस्कुलर सिस्टम नॉर्मली राइजेस टू 200 से 400 इवन इन लार्ज आर्टरीज। एज अ रिजल्ट देयर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज सम टर्बुलेंस ऑफ फ्लो एट द ब्रांचेस ऑफ दीज विसल। तो ऑलवेज इसीलिए क्या होता है, कुछ ना कुछ टर्बुलेंस प्रेजेंट होता है। अब हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं। ब्लड प्रेशर को हम नापते हैं मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी में। देखो, ब्लड प्रेशर मीन्स द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट एनी यूनिट एरिया ऑफ द विजल वाल। तो जो विजल वाल पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ब्लड द्वारा, वो क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है, वो कहलाता है ब्लड प्रेशर। तो रजिस्टेंस ऑफ टू ब्लड फ्लो, जो ब्लड फ्लो को रजिस्ट कर रहा हो ऐसे फोर्स क्या कहलाएगा, रजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो कहलाएगा। तो ये सब हम केवल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसमें हमको बहुत चीज़ें पढ़नी नहीं है सब एक तरफ से, क्योंकि ये सब जरूरी नहीं है। तो कंडक्टेंस ऑफ ब्लड इन वेसल, ये होता है रेसिप्रोकल टू ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। ब्लड का फ्लो कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। डायमीटर में अगर चेंज करोगे तो फ्लो चेंज होता है। ये पॉइजलीज फार्मूला से आप लोग पता कर सकते हैं। पॉइजलीज फार्मूला क्या होता है, एफ फ्लो इज इक्वल टू फ्लो रेट इज इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर 4 अपान 8 ईटा एल। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस है, रेडियस को आप डायमीटर से भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी के पावर 4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल ईटा एल, ठीक है। और डेल्टा पी ये डायमीटर से चेंज कर सकते हो। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है, तो रेडियस का खबर 2d लिख देना। तो वो तो कैलकुलेशन का बात हो गया। अब देखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d4 से, यानी कि अगर डायमीटर बढ़ेगा तो रेट ऑफ फ्लो भी बढ़ेगा ब्लड का। डायमीटर बढ़ेगा तो रेट ऑफ फ्लो भी बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो फ्लो घटेगा, और विस्कोसिटी घटेगी तो फ्लो बढ़ेगा। तो ये बात हो गया कुछ, ये सब चीज़ें आपको आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। अब देखो, जो रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, जो रेजिस्टेंस होता है ब्लड फ्लो, वो सीरीज भी हो सकता है पैरेलल वैस्कुलर सर्किट में। तो हम देखते हैं सीरीज वैस्कुलर सर्किट में तो क्या होगा, जैसे वहाँ पर रेजिस्टेंस आप लोग ऐड करते थे, सीरीज में क्या करते थे, आर टोटल इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, आर टोटल इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर, और पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 वाला होगा फार्मूला। तो ये है तुम्हारा पैरेलल में मूव, सीरीज में मूव कर रहे हैं, ये ब्लड क्या है, सीरीज में जा रहा है, ठीक है। और ये है पैरेलल में, ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 R4 हो गया। तो जो पैरेलल होगा उसका फार्मूला क्या होगा, 1/r टोटल इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। कंडक्टेंस की बात करें, टोटल कंडक्टेंस का बात करें ब्लड फ्लो का, तो टोटल कंडक्टेंस फॉर ब्लड फ्लो इज द सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ ईच पैरेलल पाथवे। तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के उल्टा होता था, तो जो सीरीज वाला फार्मूला होगा और पैरेलल वाला फार्मूला होगा रेजिस्टेंस वाला, वो उल्टा कर देना है बस। तो सी टोटल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, यानी कि आपको पैरेलल ब्लड विजल दे के पूछा जा सकता है टोटल कंडक्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ ब्लड हीमेटोक्रिट एंड ब्लड विस्कोसिटी ऑन वैस्कुलर रेजिस्टेंस। देखो, हीमेटोक्रिट अगर बढ़ती है तो उसकी ब्लड की विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्लड रेट ऑफ फ्लो। तो देखो, नॉर्मल जो हीमेटोक्रिट होती है मेल में होती है 42, फीमेल में कितना होता है 38 होता है, ठीक है, फीमेल में कम होता है। हीमेटोक्रिट आप मान लीजिए इफ ए पर्सन है हीमेटोक्रिट ऑफ 40, दिस मीन्स दैट 40% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम इज सेल्स एंड द रिमेनिंग इज प्लाज्मा। तो अगर हीमेटोक्रिट क्या है 40 किसी का, तो उसमें 40% मानेंगे क्या है, सेल है, और 60% क्या है, प्लाज्मा है, 60% क्या है, प्लाज्मा है। और इसीलिए हीमेटोक्रिट जितना ज़्यादा होगा उसकी ब्लड का विस्कोसिटी ज़्यादा होगा। तो अगर इंक्रीज करोगे हीमेटोक्रिट तो मार्केटली इंक्रीज हो जाएगा ब्लड विस्कोसिटी में। जैसे कि ये एग्जांपल देकर समझाया हुआ है, एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया और नॉर्मल में। नॉर्मल जो हीमेटोक्रिट होता है वो 40 से
50 के बीच में होता है। एनीमिया के कंडीशन में बहुत ही कम डिक्रीज हो जाता है, यानी कि आरबीसी डिक्रीज हो गई। आरबीसी क्या है, सेल है, तो सेल जब डिक्रीज हो जाएगा ब्लड में तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हीमेटोक्रिट यहाँ पे डिक्रीज दिखाई दे रहा है, 10 से 20 के रेंज में होता है एनीमिया में। वहीं पर पॉलीसाइथेमिया यानी कि बहुत सारे सेल बढ़ गए, तो जब ब्लड सेल बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, हीमेटोक्रिट 60 से 70 यानी कि 60 से 70 के बीच में आएगा, यानी कि 60 से 70% क्या है, सेल्स हैं इसमें, और जो बचा हुआ 40 से 30% है वो क्या है, प्लाज्मा है। तो विस्कोसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। ये पॉलीसाइथेमिया के बारे में बात हो गया। अब हम देखते हैं ये वाला ग्राफ, इसी को हीमेटोक्रिट को दिखाया हुआ है। देखो नॉर्मल ब्लड यहाँ पर है। अब ये विस्कोसिटी या प्लाज्मा देखो कांस्टेंट है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर भी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। अब अगर हीमेटोक्रिट बढ़ता है तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर, विस्कोसिटी भी बढ़ती है, उसी का ग्राफ दिखाया हुआ है, और विस्कोसिटी ऑफ द होल ब्लड बढ़ जाएगा। अगला देखते हैं, बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड टिश्यू ब्लड फ्लो। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये ऑटो रेगुलेशन होता है, इसमें क्या होता है, ऑटो रेगुलेशन होता है। एटीन्यूट्स द इफेक्ट ऑफ आर्टेरियल प्रेशर ऑन टिश्यू ब्लड फ्लो। देखो आर्टेरियल प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, डिक्रीज, क्योंकि ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और आर्टेरियल प्रेशर के इफेक्ट को ऑटो रेगुलेट किया जाता है बाय सिंपैथेटिक सिस्टम। तो इसके बारे में बात करते हैं। इंक्रीज इन आर्टेरियल प्रेशर, अगर आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज हो गया, श्योर नहीं है, नॉट ओनली इंक्रीज द फोर्स, इंक्रीज इन आर्टेरियल प्रेशर नॉट ओनली इंक्रीज द फोर्स दैट पुशेस ब्लड थ्रू द विजल, तो ये ब्लड को पुश भी करता है, आल्सो इनिशिएट कर देता है कंपनसेटरी इंक्रीज इन वैस्कुलर रेजिस्टेंस, तो वैस्कुलर रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज कर देता है विथ ए फ्यू सेकेंड थ्रू एक्टिवेशन ऑफ द लोकल कंट्रोल मैकेनिज्म। तो शुरुआत में जब आर्टेरियल प्रेशर बढ़ाओगे तो ये ब्लड को फ्लो करेगा, मतलब पुश करेगा आगे की तरफ, लेकिन फ्यू सेकेंड में क्या हो जाएगा, लोकल जो कंट्रोल है वो एक्टिव हो जाएगा, और वैस्कुलर रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उसका, और ये क्या हो जाएगा, इसीलिए आर्टेरियल प्रेशर है वो ऑटो रेगुलेटेड होता है। अब ये ग्राफ से समझाया हुआ है, देखो इसको बात करते हैं। जो आर्टेरियल प्रेशर होता है, देखो, और ऑटो रेगुलेशन कब तक होगा, जब तक प्रेशर इसके रेंज में होगा, 70 से 175 mmHg के रेंज में होगा, 70 से 175 mmHg के बीच में होगा तो ऑटो रेगुलेशन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। तो ये ध्यान रखना, ऑटो रेगुलेशन किसके बीच में होता है, 70 से 175 mmHg ऑफ ब्लड फ्लो इज ऑटो रेगुलेटेड। अगर आर्टेरियल, देखो मीन आर्टेरियल प्रेशर ये दिखाया हुआ है, ये क्या है, ब्लड फ्लो, तो देखो मीन आर्टेरियल प्रेशर हल्का बढ़ा तो आर्टेरियल फ्लो बढ़ा, ठीक है, तो आर्टेरियल ये नॉर्मल है। अब यहाँ पर लोकल कंट्रोल होगा, लोकल कंट्रोल क्या कराएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके जो वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, और आर्टेरियल प्रेशर के इफेक्ट को फिर से नॉर्मल लेवल पे ले आएगा। तो ये होता है ऑटो रेगुलेटेड, और ऑटो रेगुलेटर कितने पर होता है, 70 से 175 mmHg ऑफ प्रेशर के बीच में। तो ये इम्पॉर्टेंट बात थी। अब एक देखते हैं कि जैसे कि हार्मोनल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सच एज नॉरएपिनेफ्रिन, एंजियोटेंसिन सेकेंड, वैसोप्रेसिन, इंडोथिलिन कैन आल्सो रिड्यूस ब्लड फ्लो। तो ये ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर देता है, कौन कौन, हार्मोनल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ब्लड वेसल्स को, तो ये भी ये काम करवाएगा। साथ में हार्मोनल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सच एज नॉरएपिनेफ्रिन, एंजियोटेंसिन सेकेंड, वैसोप्रेसिन, इंडोथिलिन कैन आल्सो रिड्यूस ब्लड फ्लो। ये बात हो गया। एक पॉइंट यहाँ पर देख लो, अगर इनहिबिशन कर दिया गया, इनहिबिशन ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिवली ग्रेटली डायलेट कर देगी द ब्लड वेसल्स एंड कैन इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू फोल्ड और मोर। अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी का हम इनहिबिशन कर दें, सिंपैथेटिक एक्टिविटी का इनहिबिशन कर दें, तो ब्लड वेसल क्या हो जाएंगी, डायलेटेड हो जाएंगी, एंड कैन इंक्रीज ब्लड फ्लो टू फोल्ड और मोर, तो ब्लड फ्लो को दुगना बढ़ा देंगी या उससे ज़्यादा बढ़ा सकती है अगर सिंपैथेटिक हमने इनहिबिशन कर दिया। जैसे ये ब्लड फ्लो वर्सेस आर्टेरियल प्रेशर ग्राफ है,
ये सिंपैथेटिक इनहिबिशन कर दिया गया है। तो सिंपैथेटिक इनहिबिशन कर दोगे तो ब्लड फ्लो को दुगना या उससे ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये आर्टेरियल प्रेशर यहाँ पर है और ये क्रिटिकल क्लोजिंग प्रेशर है। क्रिटिकल क्लोजिंग प्रेशर कहाँ है, ये वाला है क्रिटिकल क्लोजिंग प्रेशर। तो नॉर्मल में क्रिटिकल क्लोजिंग प्रेशर कितना होता है 20 mmHg। आर्टेरियल प्रेशर कितना होता है, मतलब कि जो मिनिमम क्रिटिकल क्लोजिंग प्रेशर है वो नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है 20 mmHg। वहीं सिंपैथेटिक इनहिबिशन पे 0 हो जाएगा और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन पे 80 हो जाएगा। और क्रिटिकल क्लोजिंग प्रेशर क्या था कि जिसके नीचे जो ब्लड फ्लो है वो सीज हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये ब्लड फ्लो के बारे में ग्राफ था। ये हो गया हीमोडायनेमिक्स के बारे में। अब हम माइक्रो सर्कुलेशन के बारे में समझते हैं। माइक्रो सर्कुलेशन के बारे में समझते हैं। देखो ये माइक्रो सर्कुलेशन के बारे में लिखा हुआ है। माइक्रो सर्कुलेशन समझने से पहले कुछ चीज़ें हम पता कर लेते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है। आखिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है, फोर्स एग्जर्टेड बाय द ब्लड वॉल्यूम ऑन द वेसल। तो फोर्स एग्जर्टेड बाय द ब्लड वॉल्यूम ऑन द वेसल वॉल क्या कहलाएगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या आएगा। अभी इसको आगे समझ लेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर ये सब दुनिया भर का, फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, स्टार्लिंग फोर्सेस भी पता कर लेंगे। देखो स्टाइलिंग प्रोसेस बार पढ़ लेते हैं। दोज प्रेशर दैट रेगुलेट द फ्लो ऑफ फ्लूइड अक्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन एंड इंक्लूड्स द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द कैपिलरी एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द कैपिलरी एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यानी कि फ्लूइड को अंदर बाहर करने में जो फोर्स काम करते हैं वो स्टार्लिंग फोर्सेस कहलाते हैं। अभी आगे आएगा ये। देखो ये चीज़ ध्यान रखना, द मोस्ट पर्पजफुल फंक्शन ऑफ द मोस्ट पर्पजफुल फंक्शन most purposeful function of the microcirculation is transport of nutrient to the tissue and removal of cell excreta। तो सेल एक्सक्रीटा को बाहर फेंकने का काम होता है और न्यूट्रिएंट को टिश्यू में प्रोवाइड करवाने का काम होता है किसका, माइक्रो सर्कुलेशन का। पेरीफेरल सर्कुलेशन ऑफ इंटायर बॉडी हैज अबाउट 10 बिलियंस कैपिलरीज विथ टोटल सरफेस एरिया एस्टिमेट टू बी 500 से 700 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1/8 ऑफ द फुटबॉल ग्राउंड। फुटबॉल ग्राउंड के 1/8 सरफेस एरिया होती है, 500 से 700 मीटर स्क्वायर एरिया होती है, जिसमें 10 बिलियन कैपिलरीज होती हैं। अब ये बात करते हैं द आर्ट्रियोल और हाईली मस्कुलर। जो आर्ट्रियोल होते हैं वो हाईली मस्कुलर होते हैं एंड देयर डायमीटर्स कैन चेंज मेनी फोल्ड। द मेट आर्ट्रियोल्स, द टर्मिनल आर्ट्रियोल्स, मेट आर्ट्रियोल्स को क्या कहते हैं, टर्मिनल आर्ट्रियोल्स डू नॉट हैव कंटिन्यूअस मस्कुलर कोट बट स्मूथ मसल फाइबर्स इन सर्कल द विसल येट इंटरमिटेंट पॉइंट, जैसे कि दिखाया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये है आर्ट्रियोल, ये माइक्रो सर्कुलेशन दिखाया हुआ है, माइक्रो सर्कुलेशन दिखाया हुआ है, टिश्यू में ब्लड जाने का और निकलने का दिखाया हुआ है। तो आर्ट्रियोल से ब्लड आ रहा होगा, आर्ट्रियोल से ब्लड आया जिसमें ये हाईली मस्कुलर है। और ये क्या है, ये क्या है, मेट आर्ट्रियोल्स है, यानी कि ये लास्ट वाला टर्मिनल आर्ट्रियोल है, मेट आर्ट्रियोल है। और मेट आर्ट्रियोल जहाँ स्टार्ट होता है उसके पहले देखो प्री कैपिलरी इंस्फिंक्टर होता है। क्या होता है, प्री कैपिलरी इंस्फिंक्टर, यानी कि मस्कुलर कोट यहाँ पे प्रेजेंट है और इसको दबाएगी यानी कंट्रोल करेगी ब्लड को अंदर बाहर करने में। तो प्री कैपिलरी इंस्फिंक्टर होती हैं, इस पर देखो स्पूल मसल दिखाई गई हैं। और यहाँ पे क्या होगी, कैपिलरीज होंगी, कैपिलरीज ब्लड कहाँ ले जाएंगी, वेन्यूल में। अब कुछ जगह पर क्या होता है कि सीधे बाईपास होता है, तो ये इसे कहते हैं एट्रियोवेनस बाईपास, एट्रियोवेनस बाईपास। तो ये कंपोनेंट हो गए तुम्हारे माइक्रो सर्कुलेशन के, कौन कौन से हैं, आर्टेरियोल, प्री कैपिलरी इंस्फिंक्टर्स, मेट आर्टेरियोल, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, आर्टेरियोवेनस बाईपास, ये कंपोनेंट हैं माइक्रो सर्कुलेशन के। जो वेन्यूल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं देन आर्टेरियोल्स, इसीलिए इसमें मच, और इनमें क्या होता है, मच बीकर मस्कुलर कोट होता है, मच बीकर मस्कुलर कोट होता है। ये क्या होते हैं, वेन्यूल जो होते हैं लार्जर होते हैं देन आर्टेरियोल, लेकिन इसमें मस्कुलर कोट बहुत ही वीक होती है। तो ये माइक्रो सर्कुलेशन के बारे में बात हुआ कुछ चीज़ें। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिलरी वाल। कैपिलरी वाल का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखो ये इंडोथीलियल सेल है ब्लड वेसल की,
ब्लड वेसल की एंडोथेलियल सेल है और इसमें होते हैं इंटरसेलुलर क्लेफ्ट। इंटरसेलुलर क्लेफ्ट होने के जिससे फ्लूइड अंदर बाहर जा सकता है, फ्लूइड अंदर बाहर जा सकता है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई है और ये बेसिकुलर चैनल दिखाए हुए हैं, बेसिकुलर चैनल दिखाए हुए हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे, ठीक है। और ये दिखाए हैं कैवियोली, प्लाज्मा जो है प्लाज्मा लेमा के द्वारा बनाए गए वेसाइकल, कैवियोली प्लाज्मा लेमा के द्वारा बनाए गए वेसाइकल, ये एंडोथीलियल सेल्स में होते हैं। कैवियोली क्या होते हैं? कैवियोली होते हैं कैवियोलिन्स प्रोटीन के द्वारा बना, जब वो इंटरेक्ट कर जाता है कोलेस्ट्रॉल द्वारा तो उसका होता है पॉलीमराइजेशन और बन जाता है कैवियोली। तो ये कैवियोली क्या है? इसमें कैवियोलिन प्रोटीन होगा, कोलेस्ट्रॉल के साथ में मिलके एक पॉलीमराइजेशन होगा और बन जाएगा कैवियोली। तो कैवियोल यानी कि वैक्यूल से रिलेट कर सकते हो, छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे तो एंडोथेलियल सेल्स में, उसे कैवियोली कहेंगे। कैवियोली कैसे बनता है? कैवियोलिन प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल साथ में मिलेंगे और क्या कराएंगे? पॉलीमराइजेशन, जिससे बन जाएगा कैवियोली। एक कैवियोली के बारे में बात हो गया। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिलरी वॉल। द टोटल थिकनेस ऑफ द कैपिलरी वॉल इज अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर। जो थिकनेस होती है कितनी होती है? 0.5 माइक्रोमीटर। द इंटरनल डायमीटर ऑफ द कैपिलरी कितना होता है? 4 से 9 माइक्रोमीटर। तो ये इसी के बारे में बात हुआ था। ये क्या था? कैवियोलिन प्रोटीन दिखाया हुआ है जो कोलेस्ट्रॉल के साथ में मिलकर पॉलीमराइज करती है और कैवियोली बनाती है। और ये फास्फोलिपिड बाइलेयर दिखाया हुआ है, फास्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। फास्फोलिपिड, ये सब फास्फोलिपिड जो ग्रीन कलर का है फास्फोलिपिड है, और जो ये थोड़ा सा ऑरेंज है स्फिंगोलिपिड है, और कोलेस्ट्रॉल क्या है तुम्हारा? पीला कोलेस्ट्रॉल है। अब हम बात करते हैं टिश्यू यूनिट एरिया फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्यूट लोकल फीडबैक कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो। एक्यूट लोकल फीडबैक ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो कैसे होता है? ब्लड फ्लो का कंट्रोल कैसे होता है? अगर हम लोकल लेवल पे देखें, माइक्रो लेवल पे देखें तो कैसे होगा? देखो, ये क्या है? मेट्री आर्ट्रियोल्स है। ये क्या है? मेट आर्ट्रियोल्स है। मेट आर्ट्रियोल जो कि क्या है? इंड आर्ट्रियोल्स। इस पे प्री कैपिलरी इंस्पेक्टर होगा, प्री कैपिलरी इंस्पेक्टर होगा जो ब्लड को कंट्रोल करेंगे जाने से अंदर बाहर। ये टिश्यू सेल्स हैं और ये साइड आर्म कैपिलरी है। जैसे ही क्या हुआ? डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी डिक्रीज हो गया टिश्यू को, यानी कि टिश्यू की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गई, तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, तो डिक्रीज हो जाएगा टिश्यू ऑक्सीजन। ये क्या कराएगा? रिलैक्सेशन ऑफ आर्ट्रियोल, रिलैक्सेशन करवा देगा आर्ट्रियोल का, एंड प्री कैपिलरी इंस्पेक्टर खुल जाएंगे। प्री कैपिलरी जो इंस्पेक्टर होंगे उनका क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन, और टिश्यू ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, तो ये माइक्रो या कहो लोकल फीडबैक कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो है। और हम देखते हैं डिफ्यूजन थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एक्सचेंज बिटवीन प्लाज्मा एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में जो ट्रांसपोर्ट का मीन है, एक्सचेंज का मीन है, वो मेनली क्या होता है? डिफ्यूजन किसके थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स है एक्सचेंज का बिटवीन प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये देखो, लिपिड सलूबल सब्सटेंस जो होंगे डिफ्यूजेज डायरेक्टली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरी एंडोथेलियम। जो कैपिलरी एंडोथेलियम होगा उसका जो सेल मेम्ब्रेन है उससे लिपिड सलूबल सब्सटेंस आसानी से डायरेक्टली क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जो वाटर सलूबल नॉन लिपिड सब्सटेंस है डिफ्यूजेज थ्रू इंटरसेलुलर पोर्स, वो इंटरसेलुलर पोर्स द्वारा डिफ्यूज होंगे इन द कैपिलरी मेम्ब्रेन। इंटरसेलुलर पोर, जैसे कि इंटरसेलुलर क्लेफ्ट था तुम्हारा। अब इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर साइज ऑन पासेज थ्रू द पोर्स। भाई साइज ज़्यादा होगी तो पासेज कम होगा, साइज ज़्यादा तो जल्दी घुस नहीं पाएगा उसमें। तो ये चीज़ें तो चलो क्लियर ही है। देखो ये डायग्राम है, इसको डायग्राम को समझते हैं। ये आर्टेरियल इंड है, ये वेनस इंड है, यानी कि ये तुम्हारा मेट आर्टेरियल होगा, और ये क्या है? कैपिलरीज है। ये ब्लड कैपिलरी है। देखो इसमें से प्लाज्मा इंटरस्टिशियल में निकल रहा है, यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में निकल रहा है। ये सब लिम्फेटिक कैपिलरी में जा रहा है। तो लिम्फेटिक कैपिलरी से जाता भी है, आता भी है। ये हो गया। अब हम देखते हैं एक चीज़ और,
जो नेट रेट होता है, नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। जो नेट रेट है डिफ्यूजन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन डिफरेंस। कंसंट्रेशन डिफरेंस जितना मेम्ब्रेन के दोनों तरफ ज़्यादा होगा उतना ही जल्दी मूवमेंट डिफ्यूजन हो जाएगा। तो ये बात हो गया। ये देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटरस्टीशियम। इंटरस्टीशियम आखिर कैसा दिखाई पड़ता है, इंटरस्टीशियम कैसा दिखाई पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इंटरस्टीशियम में क्या होता है, देखो ये कैपिलरी है, कैपिलरी है, और कैपिलरी में क्या होते हैं, ये कोलेजन फाइबर्स, ये क्या हैं, कोलेजन फाइबर्स बंडल्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स बंडल होते हैं, और प्रोटियोग्लाइकन्स फिलामेंट बहुत सारे भरे होते हैं। देखो प्रोटियोग्लाइकन्स फिलामेंट भरे हैं। ये इंटरस्टीशियम की बात हो रही है, ब्लड कैपिलरी के बाहर जो पार्ट है उसका बात हो रही है इंटरस्टीशियम की। तो कोलेजन फाइबर बंडल्स होंगे इसमें, देखो कोलेजन फाइबर बंडल हैं, प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स होंगे, प्रोटियोग्लाइकन्स फिलामेंट होंगे, और फ्री फ्लूइड वेसाइकल्स होंगे, फ्री फ्लूइड वेसाइकल्स होंगे, फ्री फ्लूइड वेसाइकल्स होंगे, और रिबुलेट्स ऑफ फ्री फ्लूइड होगा, रिबुलेट्स होगा फ्री फ्लूइड का, रिबुलेट्स ऑफ फ्री फ्लूइड होगा, यानी कि एक तरह का वैक्यूल है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। फ्री फ्री फ्लूइड प्रेजेंट इन नॉर्मल टिश्यू स्लाइड यूजली लेस देन 1%। जो फ्री फ्लूइड होता है लेस देन 1% प्रेजेंट होता है नॉर्मल टिश्यू में। कन्वर्सली व्हेन द टिश्यू डेवलप इडीमा, जब टिश्यू में इडीमा हो जाएगा, दीज स्मॉल पॉकेट्स जो फ्री फ्लूइड के हैं एंड रिबुलेट्स ऑफ फ्री फ्लूइड, रिबुलेट्स जो हैं फ्री फ्लूइड्स के एक्सपेंड करेंगे ट्रिमेंडसली until 1/2 or more of the edema fluid become freely flowing fluid independent of the proteoglycan filaments। फ्लूइड इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स, जो प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स है उनसे इंडिपेंडेंट ना हो जाएं तब तक। तो इसका इस लाइन का मतलब क्या है, देखो टिश्यू डेवलप, जब टिश्यू में एडिमा डेवलप हो गया, दीज स्मॉल पॉकेट्स हैं, जो स्मॉल पॉकेट्स हैं फ्री फ्लूइड वेसाइकल जो थे ना स्मॉल पॉकेट, एंड रिबुलेट्स जो बैक्वल टाइप के थे जिसमें फ्री फ्लूइड भरा हुआ था, रिबुलेट्स ऑफ फ्री फ्लूइड एक्सपेंड करेंगे ट्रिमेंडेंसली अनटिल, तब तक वो एक्सपेंड करेंगे जंटिल, जब तक कि आधा आधा या मोर इडिमा फ्लूइड जो है, आधा या मोर इडिमा फ्लूइड जो है फ्रीली फ्लोइंग ना हो, बीकन्स फ्रीली फ्लोइंग फ्लूइड ना हो जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स, इंडिपेंडेंट हो जाए, यानी कि फ्रीली फ्लोइंग हो जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स। ये लाइन हो गया। अब हम देखते हैं हाइड्रोस्टेटिक एंड कोलाइड ऑस्मोटिक फोर्सेस डिटरमाइन फ्लूइड मूवमेंट थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन्स। इसी को कहते हैं स्टार्लिंग फोर्सेस। क्या जैसे है कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पीसी, देखो ये डायग्राम में समझ लेते हैं। ये क्या है, स्टार्लिंग फोर्सेस हैं, स्टार्लिंग फोर्सेस हैं जो कि फ्लूइड को अंदर बाहर करवाने में काम रोल प्ले करते हैं। देखो जो कैपिलरी प्रेशर है, कैपिलरी प्रेशर है वो खुद ब्लड द्वारा होगा, यानी कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ये हमेशा क्या करेगा, ब्लड को बाहर भेजना चाहेगा, ठीक है। वहीं पर प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट है, मेनली एल्बुमिन 80% और ग्लोबुलिन 20%, फाइब्रोजन कोई रोल इसमें प्ले नहीं करता है। तो प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ब्लड को अपने तरफ, तो ये बाहर नहीं निकलने देगा, यानी कि ये अपोज करेगा। वहीं पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर होगा, वो दबा रहा होगा कैपिलरी को, वो निकलने नहीं देगा फ्लूइड को। वहीं और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रोटीन प्रेजेंट है उनके द्वारा जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या करेगा, फेवर करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा ब्लड को अपने तरफ, फ्लूइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये फेवर करते हैं। इसी के अनुसार अगर हम नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर देखें, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर देखें तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का फार्मूला क्या आएगा, कैपिलरी प्रेशर माइनस, कैपिलरी प्रेशर माइनस इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर माइनस प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये फार्मूला आप लोग पता कर सकते हैं, इससे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पूछा जा सकता है इसे। अब एक फार्मूला और होता है फिल्ट्रेशन का, फिल्ट्रेशन इज इक्वल टू केएफ इंटू नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, फिल्ट्रेशन इज इक्वल टू केएफ इंटू नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। केएफ क्या है, द कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट है, कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट होता है। एक ये बात हो गया।
माइक्रो सर्कुलेशन के बारे में। अब देखते हैं द लिम्फेटिक सिस्टम, द लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। देखो लिम्फेडीमा क्या है, लिम्फेडीमा क्या है उसको देख लेते पहले। कलेक्शन ऑफ लिम्फ इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू, जो इंटरस्टिशियल टिश्यू होगा उसमें जो कलेक्शन होता है फॉलोइंग द ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक्स। तो कलेक्शन ऑफ इंटरस्टिशियल, कलेक्शन ऑफ लिम्फ इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू दैट काउज ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक्स कॉल्ड लिम्फेडीमा। क्या क्या कहलाता है, लिम्फेडीमा। यानी कि कलेक्शन हो जाए लिम्फ का इंटरस्टिशियल टिश्यू में और वो क्या करा दे, ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक्स, तो उस कंडीशन को कहेंगे लिम्फेडीमा। मैक्सिमम लिम्फ फ्लो रेट क्या होता है, लिम्फ इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इंटरस्टिशियल हाइड्रोलिक प्रेशर एंड अचीव मैक्सिमम एट 1 to 2 mmHg इंटरस्टिशियल प्रेशर, इसे कहेंगे मैक्सिमम लिम्फ फ्लो रेट। तो मैक्सिमम लिम्फ फ्लो रेट कितना होता है, 1 से 2 mmHg इंटरस्टिशियल प्रेशर, प्रेशर पे क्या होता है, मैक्सिमम लिम्फ फ्लो रेट होता है, यानी कि मैक्सिमम लिम्फ क्या होगा, निकलेगा। फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ कहता है लिम्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लिम्फ जो डिराइव्ड होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड द्वारा डिराइव्ड होता है, दैट फ्लोज इनटू द लिम्फेटिक, तो जो लिम्फेटिक्स में फ्लो कर रहा है। अब रेट ऑफ लिम्फ फ्लो देख लेते हैं क्या होता है, अबाउट 100 ml पर हावर ऑफ लिम्फ फ्लोज थ्रू द थोरेसिक डक्ट ऑफ ए रेस्टिंग ह्यूमन, 100 ml पर हावर थोरेसिक डक्ट ऑफ रेस्टिंग ह्यूमन में लिम्फ फ्लो होता है, एंड अप्रॉक्सीमेटली अनदर 20 ml फ्लोज इनटू द सर्कुलेशन ईच हावर्स थ्रू अदर चैनल, making a total estimated lymph flow of about 120 ml पर हावर या 2 से 3 लीटर पर डे। तो 2 से 3 लीटर पर डे रेट ऑफ लिम्फ फ्लो होता है। अगर एम एल बात करेंगे तो 120 ml पर हावर में, तो 1 घंटे में 120 ml लिम्फ फ्लो होता है। यह है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर है एंड लिम्फ फ्लो इन द लेग ऑफ डॉग के बारे में। तो देखो प्रेशर अगर बढ़ता है तो रिलेटिव लिम्फ फ्लो भी बढ़ता है, लेकिन कुछ समय पे जाने के बाद में क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये भी एसिम्प्टोट शो कर रहा है। अब फैक्टर्स दैट इंक्रीज इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर आल्सो इंक्रीज लिम्फ फ्लो, तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वो लिम्फ फ्लो को इंक्रीज करेंगे। इसके लिए क्या होगा, एलिवेटेड कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, और इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज होना चाहिए। तो ज़्यादा लिम्फ फ्लो होगा इंटरस्टिशियल, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंक्रीज होगा। लिम्फेटिक पंप जो होते हैं वो भी क्या करेंगे, लिम्फ फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं। लिम्फेटिक जो पंप होते हैं वो भी इंक्रीज कर देते हैं लिम्फ फ्लो को। तो ये लिम्फेटिक्स के बारे में बात हो गया। ये डायग्राम देखो लिम्फेटिक सिस्टम कैसे दिखाई पड़ता है। स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड ये कलेक्टिंग लिम्फेटिक्स, ये क्या है, कलेक्टिंग लिम्फेटिक जो कलेक्ट कर रही है लिम्फ को, और विथ लिम्फेटिक वाल्व्स। तो देखो ये क्या है, लिम्फेटिक कैपिलरीज है। लिम्फेटिक कैपिलरीज का माइक्रो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, इसमें जहाँ पर गैप होगा वो क्या होगा, पोर की तरह काम करेगा, और जहाँ पे 2 सेल्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गई वो कैसे काम करेंगे, एज ए वाल्व काम करेंगे, वाल्व की तरह। और एक होगा कलेक्टिंग लिम्फेटिक जो कलेक्ट कर रहे होंगे लिम्फ को। देखो ये समझते हैं, पंपिंग काउज्ड बाय एक्सटर्नल इंटरमिटेंट कंप्रेशन ऑफ द लिम्फेटिक्स, कंट्रक्शन ऑफ सराउंडिंग स्केलेटल मसल अगर होगा तो लिम्फ फ्लो बढ़ जाएगा। मूवमेंट्स देखो लिम्फ फ्लो कौन कौन आखिर काज करेंगे या पंपिंग कौन करवाएंगे लिम्फेटिक्स में, तो ये कंट्रक्शन ऑफ सराउंडिंग स्केलेटल मसल हो जाए तो पंपिंग बढ़ जाएगा। मूवमेंट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी को जो पार्ट है उसका मूवमेंट हो तो भी लिम्फेटिक्स का पंप बढ़ जाएगा। पल्सेशन ऑफ आर्टरीज एडजेसेंट टू द लिम्फेटिक्स हो तो भी पंप बढ़ जाएगा। कंप्रेशन ऑफ द टिश्यू बाय ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बॉडी, तो कंप्रेशन अगर जाए टिश्यू का किसी ऑब्जेक्ट द्वारा और जो कि आउटसाइड ऑफ बॉडी है तो भी पंप बढ़ जाता है।
अब देखते हैं समरी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन द लिम्फ फ्लो। तो समरी देख लेते हैं जो डिटरमाइन करते हैं लिम्फ फ्लो को। पहला है द इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर है वो डिटरमाइन करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्लो। अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर ज़्यादा होगा तो लिम्फ फ्लो ज़्यादा होगा। द एक्टिविटी ऑफ द लिम्फेटिक पंप, अगर लिम्फेटिक पंप की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो लिम्फ फ्लो ज़्यादा होगा। देयरफॉर वन कैन स्टेट दैट रफली द रेट ऑफ लिम्फ फ्लो, जो रेट ऑफ लिम्फ फ्लो है, रेट ऑफ लिम्फ फ्लो है वो क्या है, रेट ऑफ लिम्फ फ्लो इज डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर इनटू टाइम, इनटू टाइम, यह फार्मूला बन गया, टाइम्स ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द लिम्फेटिक पंप। कितने समय तक, ये टाइम कौन सा टाइम है, जिस समय तक लिम्फेटिक पंप वर्क कर रहा है वो टाइम है। तो ये हो गया लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। अब हम देखते हैं वेनस सिस्टम, जो कि लास्ट है इस टॉपिक का। अगला है वेनस सिस्टम। वेनस सिस्टम में समझते हैं कि सेंट्रल वेनस प्रेशर क्या है। आखिर सेंट्रल वेनस प्रेशर क्या है। सेंट्रल वेनस प्रेशर कहाँ पर नापे जाएगा, राइट एट्रिया में, क्योंकि पूरा ब्लड जो आ रहा है वेनस सिस्टम का वो कहाँ पर आता है, राइट एट्रिया में आता है। तो द प्रेशर मेजर्ड एट द राइट एट्रियम बाय इंसर्टिंग अ कैथेटर। एक कैथेटर डाल के राइट एट्रियम में हम प्रेशर मेजर करते हैं, और ये कैथेटर किसके द्वारा डालते हैं, मीडियन कोबाइटल वेन द्वारा। मीडियल कोबाइटल वेन द्वारा हम कैथेटर डालते हैं इनटू द सुपीरियर वेना कोवा में। सुपीरियर वेना कोवा में हम एक कैथेटर डालेंगे, किसके द्वारा, मीडियल कोबाइटल वेन द्वारा, जो कि राइट एट्रियम में प्रेशर मेजर करेगा। उस प्रेशर को कहेंगे सेंट्रल वेन प्रेशर। वैरिकोज वेन क्या होती है, इनलार्ज्ड टार्चुअस वेन्स दैट आर मोस्ट कॉमनली सीन इन द लोअर लिम्स अल्दो दे मे अकर एल्सवेयर। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, नहीं परेशान होते। ये देखो, द पेरीफेरल वेन्स कैन आल्सो प्रोपेल ब्लड फॉरवर्ड्स बाय मीन्स ऑफ सो कॉल्ड वेनस पंप। देखो जो वेनस सिस्टम होता है, इसका काम केवल पूरे टिश्यू से ब्लड हार्ट में ले जाना ही नहीं होता है, साथ में इसमें पंप भी होता है, वेनस पंप भी होता है। तो उसी के बारे में बात कर रहा है। द पेरीफेरल वेन्स कैन आल्सो प्रोपेल ब्लड, तो ये ब्लड को प्रोपेल भी कर सकती हैं टुवर्ड द हार्ट, फॉरवर्ड बाई मीन्स ऑफ सो कॉल्ड वेनस पंप। राइट एट्रियल प्रेशर, सेंट्रल वेनस प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। तो राइट एट्रियल प्रेशर के बारे में बात करेंगे, यानी कि सेंट्रल वेनस प्रेशर के बारे में बात करेंगे और इसका रेगुलेशन देखेंगे। देखो, ब्लड फ्रॉम ऑल सिस्टेमिक वेन फ्लोज इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ये क्लियर है। दियर फोर द प्रेशर इन द राइट एट्रियम इज कॉल्ड द सेंट्रल वेनस प्रेशर, इसीलिए उसको सेंट्रल वेनस प्रेशर कहते हैं। राइट एट्रियल प्रेशर इज रेगुलेटेड बाय द बैलेंस बिटवीन। जो राइट एट्रियल प्रेशर है वो दो चीज़ों के बैलेंस के द्वारा रेगुलेट होता है। पहला क्या है, द एबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप ब्लड आउट ऑफ द राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स इनटू द लंग। तो किस पे निर्भर करेगा, एक तो होगा एबिलिटी कितनी है हार्ट की, जो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल में ब्लड आया उसको लंग तक पंप करने की, और दूसरा क्या है, द टेंडेंसी ऑफ फॉर ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द पेरीफेरल वेन्स इनटू द राइट एट्रियम। और टेंडेंसी क्या है ब्लड की पेरीफेरल वेन से राइट एट्रियम में पहुंचने की। इफ द राइट हार्ट इज पंपिंग स्ट्रांगली, अगर राइट हार्ट स्ट्रांगली पंप कर रहा है, द राइट एट्रियल प्रेशर डिक्रीज, तो राइट एट्रियल प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इफ द राइट हार्ट इज पंपिंग स्ट्रांगली, द राइट एट्रियल प्रेशर डिक्रीजेज। इंक्रीज दिस वेनस रिटर्न एंड देयर बाई इंक्रीज द राइट एट्रियल प्रेशर। देखो इसका मतलब क्या है, अगर वेनस रिटर्न बढ़ेगा तो राइट एट्रियल प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि राइट एट्रियम में ब्लड ज़्यादा आया तो प्रेशर उसका ज़्यादा होगा। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि वेनस रिटर्न बढ़ा तो राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ा, क्योंकि इंक्रीज हो गया ब्लड वॉल्यूम में, और इंक्रीज हो गया लार्ज वेसल, इंक्रीजेज लार्ज वेसल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। दूसरा क्या है, डायलेशन ऑफ द आर्ट्रियोल हो गया, डायलेशन ऑफ द आर्ट्रियोल हो गया, हुच डिक्रीज द पेरीफेरल रेजिस्टेंस, जो कि पेरीफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया, एंड अलाउज रैपिड फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्टरीज इनटू द वेन। जब पेरीफेरल जो आर्ट्रियोल है उनका डायलेशन हो जाता है तो ये डिक्रीज कर देंगे पेरीफेरल रेजिस्टेंस को, और पेरीफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो ब्लड आर्टरीज से वेन में रैपिडली फ्लो करने लगेगा। देखो बात करते हैं
द नॉर्मल राइट एट्रियल प्रेशर इज अबाउट 0 mmHg। जो नॉर्मल राइट एट्रियल प्रेशर होता है कितना होता है 0 mmHg। अगर ये 200 से 20 से 30 mmHg कब होगा, अंडर द वेरी एबनॉर्मल कंडीशन, जैसे कि सीरियस हार्ट फेलियर हो गया, आफ्टर मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, मैसिव ट्रांसफ्यूजन हो गया ब्लड का, हार्ट फेलियर हो गया, उस कंडीशन में जो राइट एट्रियल प्रेशर है वो 20 से 30 mmHg तक हो जाता है, लेकिन नॉर्मल राइट एट्रियल प्रेशर 0 mmHg होता है। द लोअर लिमिट टू द राइट एट्रियल प्रेशर इज यूजुअली अबाउट -3 to -5 mmHg। जो लोअर लिमिट होती है राइट एट्रियल प्रेशर की वो यूजुअली कितनी होती है -3 to -5 mmHg। पेरीफेरल वेनस प्रेशर एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स के बारे में देख लेते हैं। वेनस रेजिस्टेंस एंड पेरीफेरल वेनस प्रेशर। लार्ज वेन्स हैव सो लिटल रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो व्हेन दे आर डिस्टेंटेड दैट द रेजिस्टेंस देन इज ऑलमोस्ट जीरो। भैया उनमें कोई रेजिस्टेंस नहीं तो ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस होता है। एंड इज ऑफ ऑलमोस्ट नो इम्पॉर्टेंस, कोई इंपॉर्टेंस से रखती ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द लार्ज वेन्स दैट इंटर द थोरेक्स, जो मोस्ट ऑफ द लार्ज वेन हैं जो कि इंटर करती हैं थोरेक्स में, आर कंप्रेस्ड एट मेनी पॉइंट्स बाय सराउंडिंग टिश्यू सो दैट ब्लड फ्लो इज इम्पेडेड एट दीज पॉइंट्स। इसीलिए क्या होता है, जो मेनी मोस्ट ऑफ द जो लार्ज वेन होती हैं थोरेक्स में इंटर करती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं कई सारी पॉइंट में, जिससे क्या हो जाए ब्लड फ्लो इम्पेडेड हो जाए, ब्लड फ्लो इम्पेडेड हो जाए, क्योंकि कोई इसमें पेरीफेरल रेजिस्टेंस नहीं होता है, पेरीफेरल रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो ये बात हो गया। ये वही कंप्रेशन दिखाया हुआ है, कहाँ कंप्रेस हुआ है देखो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोलैप्स नेक यहाँ पर कंप्रेशन होता है, रिब कंप्रेस करती हैं। एक्सिलरी कोलैप्स होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोलैप्स होता है नेक रीजन में, रिब कोलैप्स होता है वेनस लार्ज वेन का। एक्सिलरी कोलैप्स होगा, इंट्राथोरेसिक प्रेशर -4 mmHg होता है। इंट्राथोरेसिक प्रेशर कितना होता है -4 mmHg। एब्डोमिनल प्रेशर, जो एब्डोमिनल प्रेशर है ये भी कोलैप्स करवाएगा, यानी कि इम्पिटेड करवाएगा ब्लड फ्लो को। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ऑन वेनस प्रेशर ऑफ द लेग। इफेक्ट ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ऑन वेनस प्रेशर ऑफ द लेग। देखो, द प्रेशर इन द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ ए रिकम्बेंट पर्सन नॉर्मली एवरेज अबाउट +6 mmHg। तो जो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेशर होता है वो नॉर्मल कितना होता है, एवरेज +6 mmHg। बट इट कैन राइज टू +15 to +30 mmHg, लेकिन ये राइज कर सकता है +15 से +30 mmHg एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी हो जाए, प्रेगनेंसी में लार्ज ट्यूमर में, एब्डोमिनल ओबेसिटी है या एक्सेसिव फ्लूइड है जैसे कि एसाइड्स है, पेरिटोनियल कैविटी में वो ज़्यादा फ्लूइड भर जाता है, उस कंडीशन का क्या कहते हैं, एसाइड्स कहते हैं। तो 15 से 30 mmHg तक हो सकता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। किस कंडीशन में, प्रेगनेंसी के दौरान, लार्ज ट्यूमर्स हो गए, एब्डोमिनल ओबेसिटी है या एक्सेसिव फ्लूइड है जैसे कि एसाइड्स। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इज +20 mmHg, मतलब कि द लोवेस्ट पॉसिबल प्रेशर इन द फेमोरल वेन्स इज आल्सो अबाउट +20 mmHg। यानी कि अगर देखो ध्यान देना, इस पर क्वेश्चन बना के पूछा सकता है। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर अगर दे दे मान लो 40 mmHg, तो पूछ सकता है कि बताओ फेमोरल वेन को कितना प्रेशर चाहिए आखिर पहुंचने के लिए हार्ट में, तो कितना चाहिए 40 mmHg, क्योंकि उसको क्रॉस ही करना पड़ेगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को क्रॉस ही करना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल प्रेशर ऑन द वेनस प्रेशर। देखो, ये पर्सन इज स्टैंडिंग, द प्रेशर इन द राइट एट्रियम रिमेन्स अबाउट 0 mmHg। अगर खड़ा हुआ है तो राइट एट्रियम में प्रेशर कितना होगा 0 mmHg। एडल्ट हु इज स्टैंडिंग एब्सोल्युटली स्टिल, द प्रेशर इन द बेन्स ऑफ द फीट इज अबाउट +90 mmHg सिंपली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल वेट ऑफ द ब्लड। तो ये दिखाया हुआ है डायग्राम में, आप देख सकते हैं। ये स्टैंडिंग पर्सन है, इसमें क्या है, तो सजाइटल साइनस होंगे, उस पर -10 mmHg प्रेशर होता है, उसके बेन्स में क्या होगा -10 mmHg प्रेशर होगा। नेक रीजियन में और थोरेक्स रीजियन में देखो ये कहाँ पर है, क्या है 0 mmHg है। एक्सिलरी रीजन में +6 mmHg है। और आगे जाओगे तो आर्म में क्या है 8 mmHg है। ये पोर्टो जहाँ पे ये बनती है तुम्हारा इन्फीरियर वेना कवा का दिखाया हुआ, ये कहाँ पर +22 mmHg है अम्बिलिकल रीजन में। वहीं पर हैंड में कितना है +35 mmHg है।
थाई रीजन में देखोगे तो +40 mmHg है, और लेकिन लेग में देखोगे कितना है 90 mmHg। और ये क्यों क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पेरिफेरल पूलिंग हो गई है। और क्यों, क्योंकि ब्लड का कुछ भैया वेट होगा, वेट के कारण उस पर क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो ये बात हुआ। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फैक्टर ऑन आर्टेरियल एंड अदर प्रेशर। तो ये आर्टेरियल और अदर प्रेशर को भी इफेक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ध्यान रखना, केवल वेनस को ही नहीं। इसका क्या मतलब है, मीन आर्टेरियल प्रेशर ऑफ 100 mmHg एट द लेवल ऑफ द हार्ट। जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है, मीन आर्टेरियल प्रेशर के बाद आगे बात करेंगे इसको। मीन आर्टेरियल प्रेशर ऑफ 100 mmHg एट द लेवल ऑफ द हार्ट हैज़ एन आर्टेरियल प्रेशर इन द फीट ऑफ अबाउट 190 mmHg। जो मीन आर्टेरियल प्रेशर 100 mmHg था एट द लेवल ऑफ द हार्ट, वो फीट के लेवल पे कितना है 190 mmHg। यानी कि ये साफ साफ दिखा रहा है ये ग्रेविटेशनल फैक्टर हावी होता है। ग्रेविटेशनल फैक्टर के कारण प्रेशर बढ़ जाता है फीट में। जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे हेड से, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये देखो दिखाया हुआ है वाल्व के बारे में, वेनस वाल्व्स ऑफ द लेग। जो वेनस वाल्व्स ऑफ द लेग, ये डीप वेन होती हैं और सुपरफिशियल वेन होती हैं, जिसे परफोरेटिंग वेन भी कहते हैं। परफोरेटिंग वेन है, ये सुपरफिशियल वेन है। जो कनेक्शन होता है डीप वेन और परफोरेटिंग वेन, या कह दो सुपरफिशियल वेन, उनके बीच में वाल्व होता है। देखो ये वाल्व दिखाई पड़ रहा है। और जो परफोरेटिंग वेन है, इनमें खुद में भी वाल्व होता है और डीप वेन में वाल्व होता है। तो वाल्व कैरेक्टरिस्टिक कितना होता है वेनस वेन्स का, लेकिन पोर्टल वेन में और गिटिविटीज में वाल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं बैरिकोज वेन। बैरिकोज वेन देखो दिया हुआ है, तो हो सकता है 60 नोट में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। बैरिकोज वेन के बारे में बात करते हैं। द वाल्व ऑफ द वेनस सिस्टम में बिकम इनकम्पिटेंट आर इवन बी डिस्ट्रॉयड व्हेन द वेन्स हैव बीन ओवर स्टेज। जब वेन क्या हो जाएगी, ओवर स्टेज हो गई बाई एक्सेस वेनस प्रेशर, एक्सेस वेनस प्रेशर लास्टिंग वीक और मंथ, जो हफ्ते या महीनों तक लास्ट कर रहा है। जैसे किसी पर्सन को महीनों या हफ्तों तक खड़ा खड़ा ही रखो, तो उसमें एक कंडीशन देखने को मिलेगा वेरिकोज वेन का। दिस कैन अकर्स इन प्रेगनेंसी और व्हेन वन स्टैंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ये कब दिखाई पड़ेगा, प्रेगनेंसी में, या कोई खड़ा रह जाए मोस्ट ऑफ द टाइम में। स्ट्रेचिंग ऑफ द वेन्स इंक्रीज दियर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर स्ट्रेच होगा तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा, बट द लीफलेट्स ऑफ द वाल्व्स डू नॉट इंक्रीज इन साइज। लेकिन जो वाल्व का लीफलेट्स होगा, ये देखो वाल्व्स के लीफलेट दिखाए हुए हैं, ये वाल्व्स का लीफलेट्स है। ये वाल्व्स का लीफलेट्स में कोई इंक्रीज, कोई साइज का इंक्रीज नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई इंक्रीज नहीं होगा। Therefore, the leaflets of the valve no longer close. Sorry, ये क्या कहा बोल रही है? Stretching of the veins increase their cross sectional area. Stretching of the veins increase their cross section area, but the leaflets of the valves do not increase in size. Therefore, the leaflets of the valves no longer close completely. Completely close नहीं होंगे, थोड़ा सा खुलने लगेंगे। When this leg complete closure occurs, the pressure in the veins of the leg, जो प्रेशर है वेन्स ऑफ द लेग की, उसमें प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा ग्रेटली बिकॉज ऑफ द फेलोर ऑफ द वेनस पंप। वेनस पंप नहीं हो पाएगा क्योंकि उस जो वाल्व थे वो हल्का क्लोज हो, ओपन हो गए, which further increase the sizes of the veins and finally destroy the function of the valves entirely। और फाइनली जो वाल्व्स का फंक्शन होगा वो entirely डिस्ट्रॉय हो जाएगा। Thus the person develops varicose vein which are characterized by large bulbous protrusion of the veins। लार्ज बल्बस प्रोट्रूजन हो जाएगा वेन्स का beneath the skin of the anterior leg, particularly the lower leg। ठीक है, ये तो दिखाई पड़ता है साफ साफ कि वेन ऐसे निकली हुई है, पूरे लोअर लिम्ब का बात कर लो तो ऐसे दिखाई पड़ता है कि वेरिकोज वेन हो गया, क्योंकि वेन्स क्या होता है, लार्ज बल्बस प्रोट्रूजन हो जाता है वेन्स का। तो ये बात हुआ वेरिकोज वेन के बारे में। अब हम देख लेते हैं ब्लड रिजर्वायर फंक्शन, ब्लड रिजर्वायर फंक्शन ऑफ द वेन। ब्लड रिजर्वायर फंक्शन ऑफ द वेन के बारे में बात करते हैं। मोर देन 60% ऑफ ऑल द ब्लड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम इज यूजली इन द वेन। मोर देन 60% जो ब्लड है वो वेन में ही रहता है, एक पॉइंट हो गया। इसीलिए जो वेन होती हैं वो सर्व करती हैं जो ब्लड रिजर्वायर फॉर द सर्कुलेशन। 20% of the total blood volume has been lost. The circulatory system often functions almost normally because of this variable reservoir function of vein। तो जो वेन में 60% ब्लड
रिजर्व रहता है। इसी के कारण अगर हम 20% वैल्यूम ब्लड वैल्यूम भी लॉस हो जाएं तो सर्कुलेटरी सिस्टम नॉर्मल फंक्शन करता है, क्योंकि जो वेन्स होती हैं वो रिजर्वायर की तरह काम करती हैं। अब स्पेसिफिक ब्लड रिजर्वायर के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक ब्लड रिजर्वायर्स कुछ होते हैं, जैसे कि स्प्लीन स्पेसिफिक ब्लड रिजर्वायर है, लिवर स्पेसिफिक रिजर्वायर है। यह जो स्प्लीन होता है वो 100 ml ऑफ ब्लड दे सकता है इनटू द अदर एरियाज ऑफ द सर्कुलेशन, यानी कि ये 100 ml ब्लड स्टोर करने की कैपेसिटी इसमें होती है। द लार्ज एब्डोमिनल वेन होती हैं, उसमें क्या होता है, रिजर्व होता है, वो स्पेसिफिक ब्लड रिजर्वायर होती हैं। और जो वेनस प्लेक्सस बिनीथ द स्किन होता है, वेनस प्लेक्सस बिनीथ द स्किन, ये भी ब्लड रिजर्वायर की तरह काम करती हैं। तो ये बात हो गया रिजर्वायर की तरफ। अब हम स्प्लीन के बारे में देख लेते हैं। द स्प्लीन इज ए रिजर्वायर फॉर स्टोरिंग रेड ब्लड सेल। तो स्प्लीन क्या होता है, रिजर्वायर फॉर स्टोरिंग रेड ब्लड सेल होता है, क्योंकि इसमें रेड पल्प होता है। देखो, स्प्लीन हैज टू सेपरेट एरियाज फॉर स्टोरिंग ब्लड। इसमें दो सेपरेट एरिया होता है ब्लड को स्टोर करने के लिए, एक होता है वेनस साइनसस, एक होता है पल्प। एक होता है वेनस साइनस और एक होता है पल्प। इसको डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखो, ये क्या है, पल्प है। ये स्प्लीन का पल्प है, अंदर स्प्लीन का दिखा हुआ है पल्प है, जो कि रेड दिखाई पड़ रहा है। रेड पल्प और व्हाइट पल्प दो पल्प होते हैं, ठीक है। तो ये रेड पल्प होगा, ये जो बाहर है क्या है, व्हाइट पल्प है। तो ये रेड पल्प है, ये वेनस साइनसस होते हैं। तो दो सिस्टम होते हैं, एक और दो सिस्टम होते हैं जो ब्लड को स्टोर करते हैं। देखो, जो रेड पल्प होता है, रेड पल्प जो होता है वो रेड सेल्स आर ट्रेप्ड ट्रेप्ड बाय द ट्रेबिकुलाई। इसमें ट्रेबिकुलाई होता है। ट्रेबिकुलाई क्या करती हैं, रेड सेल्स को ट्रेप्ड कर लेती हैं और रेड पल्प कहलाती हैं। क्या कहलाती है, रेड पल्प कहलाती है। रेड पल्प ऑफ स्प्लीन, रेड पल्प ऑफ द स्प्लीन इज ए स्पेशल रिजर्वायर दैट कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ कंसनट्रेटेड रेड ब्लड सेल। लार्ज क्वांटिटी ऑफ द कंसनट्रेटेड रेड ब्लड सेल होता है, इसीलिए कैसे दिखाई पड़ती हैं, रेड। 50 ml ऑफ कंसनट्रेटेड रेड ब्लड सेल्स कैन बी रिलीज इनटू द सर्कुलेशन। अगर 50 ml कंसनट्रेटेड रेड ब्लड सेल रिलीज हो रहा है सर्कुलेशन में, तो ये रेज कर देगा हीमेटोक्रिट बाई 1 से 2%। 1 से 2% हीमेटोक्रिट इंक्रीज कर देता है। इन अदर एरियाज ऑफ द स्प्लेनिक पल्प आर आइलैंड ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। अदर एरियाज अगर देखें स्प्लेनिक पल्प का, तो आइलैंड ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जिसे करेक्टिवली कहते हैं वाइट पल्प। तो ये वाइट पल्प कहलाते हैं। ये बेन्स आर्टरी दिखाई दी जो स्प्लीन के अंदर जाती हैं, इसमें क्या होगा, कैपिलरीज होंगी, और कैपिलरीज से लगी हुई तुम्हारे वेनस साइनसस होते हैं, और इसमें वाइट पल्प और रेड पल्प होते हैं स्प्लीन में। ये कैसे काम करती है, एज ए रिजर्वायर की तरह काम करती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे अच्छा आपको अगला वीडियो जल्दी मिल सके। देखो, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं ब्लड प्रेशर और उसका रेगुलेशन के बारे में। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे।